रात के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज हवा को चीरती हुई निकलती है, जिसे ना तो कोई देख पाता है और ना ही कोई सुन पाता है। लेकिन फिर भी ये तश्तरी दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर जाती है। ये भूतिया तश्तरी इतना ताकतवर हथियार ले जा सकती है जो पूरी दुनिया के इतिहास को भी बदल सकता है। लेकिन फिर भी ये किसी परछाई की तरह गायब हो जाता है, जिसके हर एक जहाज की कीमत इतनी है जिससे आप तकरीबन 2 मिलियन आईफोन खरीद के लोगों में बांट सकते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा जहाज भी बना देता है। तो आइए देखते हैं 50 मीटर चौड़ा ये दानव रडार से कैसे गायब हो जाता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान में उड़ता हुआ एक कांच सा पंखा हो, यानी कि रात के सन्नाटे में उड़ता वो रहस्य जो दुनिया बस महसूस कर सकती है। B-2 स्पिरिट एक ऐसा जहाज है जिसने हवाई जंग का चेहरा ही बदल के रख दिया है। कोल्ड वॉर के दिनों से लेकर इसकी आज तक की टेक्निक तक, कैसे इस भूत जैसी तश्तरी ने ग्लोबल सिक्योरिटी का पूरा खेल पलट के रख दिया है। साल 1975 कोल्ड वॉर अपनी आखिरी सीमा पर था, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन का परमाणु शतरंज अब इस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से किसी की भी एक गलती पूरी दुनिया को राख कर सकती थी। एक B-52 बॉम्बर के ग्रुप्स हमेशा अलर्ट पर खड़े रहते थे। ये अकेला जहाज ही इतना ताकतवर है कि ये अकेला ही पूरे एक शहर को नक्शे से मिटा सकता है। इन जहाजों को हमेशा आसमान में ही रखा जाता था या फिर ऐसे सेट किया जाता था जैसे इन्हें एक नॉर्मल ऑर्डर मिलने पर भी ये आसमान में तबाही मचाने के लिए तैयार रहते थे, जो कि अमेरिका के न्यूक्लियर डिफेंस का सबसे अहम हिस्सा है। टेक्सास स्टेट के शेफर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने वाले इन बॉम्बर्स के रूट हर साल बदल दिए जाते थे, यानी कि कभी ये कनाडा के ठंडे आर्कटिक इलाके तक जाते थे तो कभी अलास्का या ग्रीनलैंड की और कभी मेडिटेरियन सी के ऊपर उड़ते थे, यानी कि ये लगातार अलग अलग रास्ते अपनाते थे ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। लेकिन इसी के साथ सोवियत यूनियन ने भी इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए थे कि वो इन उड़ते किलों को आसमान से मच्छर की तरह गिरा सकते थे। एक एयरफोर्स जनरल ने तो ये तक कह दिया था कि B-52 बॉम्बर्स को सोवियत स्पेस में भेजना ऐसा है जैसे सीधा मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक देना और खुद अपने सीने पर लाल निशान बना लेना। मतलब अब यहाँ ये देश इतना ताकतवर हो चुका था कि अमेरिका अब उसे हरा नहीं सकता था। इस वजह से इन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम बना लिया, जिसका मकसद था एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो सोवियत डिफेंस को साहे की तरह पार कर जाए और अपना धमाका कर दे, इससे पहले कि दुश्मन को इसके आने की भनक भी लगे। यानी कि ये ऐसा था जैसे एक ना दिखने वाला हाथी बनाना। एक ऐसा मिशन जिसने इंजीनियरों के दिमाग को हिला दिया था। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये उस नाजुक बैलेंस ऑफ पावर की बात थी जो कोल्ड वॉर को असली जंग बनाने से रोक रहा था, क्योंकि पूरा न्यूक्लियर सिस्टम एक ही चीज पर टिका था कि अगर कोई पहले हमला करता है तो उसे भी उतना ही नुकसान सहन करना पड़ेगा। यानी कि देखो, अगर सोवियत ये मान ले कि वो अमेरिका के बॉम्बर फ्लीट को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, तो अमेरिका का पहला हमला करना ना के बराबर हो जाएगा। साल 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका अपने घर और कार बनाने में लगा हुआ था। वहीं इन्हीं के बीच एक आदमी जैक नॉर्थरॉप फ्लाइंग विंग बनाने में लगा हुआ था, यानी कि एक ऐसा जहाज जो सिर्फ एक पंख हो, ना उसकी बॉडी हो और ना ही पूंछ हो। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो देखने में सिर्फ एक पंख लगे, ना कि पूरा बॉम्बर। और 1947 में जैक ने अपना ये सपना पूरा भी किया था जब उसने YB-49 नाम का एक जहाज बनाया था। दरअसल ये जहाज एक बहुत बड़ा फ्लाइंग विंग, यानी कि बिना पूंछ और बॉडी के बनाया गया था, जो कि पूरे 50 मीटर लंबा था, जो कि अपने समय से काफी आगे था। लेकिन उस समय कंप्यूटर ना होने की वजह से इस जहाज को उड़ते समय स्टेबल करना पॉसिबल ही नहीं था। यानी कि अब 49 को चलाना ऐसा था जैसे एक पहिए वाली साइकिल को रस्सी पर चलाना, और इसी वजह से 1949 में एयरफोर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और इन सारे जहाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अमेरिका की डिफेंस रिसर्च कितनी एडवांस थी। जिसके बाद 1978 में एयरफोर्स ने फिर से उसी प्रोग्राम ATB को शुरू किया, जिसका टारगेट था एक ऐसा बॉम्बर जो दुनिया के सबसे सेफ्टी एयरफोर्स में भी हवा की तरह घुस जाए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन, मतलब वही कंपनी जिन्होंने पहले फ्लाइंग विंग बनाया था, जिनके पास अब पूरी टेक्नोलॉजी और अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। अब नॉर्थरॉप इसके लिए तैयार तो थे, लेकिन एक 100 टन फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा जहाज आखिर रडार से कैसे गायब किया जा सकता है। अब अगर आप B-2 के शेप पर नजर डालोगे तो ये आपको बिल्कुल किसी साइफाई मूवी की तरह लग रहा होगा, जिसकी वजह ये है कि ये जहाज नॉर्थरॉप के 1940s के फ्लाइंग विंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे नई टेक्नोलॉजी यूज करके और बेहतर तरीके से बनाया गया था, जिसके हर एंगल और कर्व्स का एक खास मकसद है। यानी कि देखो, जहाँ दूसरे जहाजों के अलग अलग बॉडी और पूंछ होती है, वहीं B-2 असल में एक पूरा पंख है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट अलग नहीं है। दरअसल इस शेप के दो
सबसे बड़े फायदे हैं। पहला ये कि ये रडार पर नजर ही नहीं आता, यानी कि इसे पकड़ना लगभग पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा ये कि इसे उड़ने में काफी कम फ्यूल लगता है, जो लंबी दूरी बिना झंझट के तय करने के लिए जरूरी है। दरअसल इस बॉम्बर का असली जादू छुपा है इसके मटेरियल में। B2 की स्किन को खास टॉप सीक्रेट रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कोट किया गया है। दरअसल ये पेंट इतना खास है कि ये रडार की एनर्जी को वापस भेजने के बजाय अपने अंदर ही खींच लेता है। यानी कि आप इसे ऐसे मान सकते हो कि इस जहाज को एक इनविजिबल क्लॉक पहनाया गया हो, एक ऐसा क्लॉक जो इतनी क्लासिफाइड मटेरियल से बना है कि अगर मैंने इनके बारे में ज्यादा बता दिया तो मैं ही गायब हो जाऊंगा। आगे आप इस जहाज के रडार क्रॉस सेक्शन डायग्राम में देखोगे तो B2 की बिल्डिंग का तरीका भी इसकी उसी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। इस जहाज की स्किन बड़े ही स्मूथ पैनल से बनी है, जिनमें ना तो ज्यादा ज्वाइंट है और ना ही कोई सिलवट है, क्योंकि हर कॉर्नर या हर छोटी सी कमी रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसीलिए B2 के बाहर के हिस्सों को एक स्लिक स्पोर्ट कार की तरह डिजाइन किया गया है। यानी कि देखो, रडार वेव्स इन्हीं अजीब शेप से टकराकर वापस जाती है, तो तभी उसे अटैक करने का सिग्नल मिलता है। इसीलिए ये जितना स्मूथ होगा, रडार को उतना ही सिग्नल मिलना मुश्किल होगा। लेकिन ये फ्लाइंग विंग्स बिना पूंछ के स्टेबल नहीं रह सकते, यानी कि आगे पीछे झूलने लग जाते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए इन जहाजों में फ्लाई बाय वायर सिस्टम को लगाया गया है, जो इतना एडवांस है कि उसे आप एक टॉप सीक्रेट मान सकते हो, जो लगातार एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस को एडजस्ट करके उसे फ्लाइट में स्टेबल रखता है। यानी कि इस सिस्टम के बिना इस जहाज को हवा में उड़ाना और घुमाना लगभग नामुमकिन सा था। यानी कि देखो, जब कोई रडार ऑपरेटर अपने स्क्रीन पर हर वो चीज देख सकता है जो आसमान में उड़ रही हो, लेकिन जब B2 उड़ता है तो वो जगह बिल्कुल काली हो जाती है, यानी कि ये रडार पर नजर ही नहीं आता। इस जहाज के अंदर 4 जनरल इलेक्ट्रिक 100 टर्बो फैंस लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। इन टर्बो फैंस को गहरे बॉडी के अंदर दफन कर दिया गया है और जहाँ से हवा इनके अंदर जाती है उसे ऊपर की ओर निकालकर पूरी तरह से छुपा दिया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर रडार की वेव्स सीधे इंजन के मेटल फैन ब्लेड से टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जा सकती है, जिससे रडार को पता चल जाएगा कि आसमान में कोई जहाज है। यानी कि B2 ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हर वो चीज जो उसे प्लेन जैसा दिखाए उसे क्लियरली छुपा दिया गया है। इसके इंजन से निकलने वाली गर्म गैस को ठंडा करके छोटे छोटे हिस्सों में फैलाकर पीछे से छोड़ दिया जाता है, ताकि प्लेन का इंफ्रारेड सिग्नेचर यानी कि गर्मी का निधन कम दिखे। दरअसल इसकी पूरी बॉडी को कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो काफी हल्का होने के साथ साथ मजबूत और जितना हो सके रडार के लिए ट्रांसपेरेंट जैसा काम करता है। इस जहाज को अलग अलग सेक्शन में बना के ऐसे जोड़ा गया है जैसे एक स्विस वॉच मेकर अपनी घड़ी जोड़ता है, जिसकी एक छोटी सी भी गलती इसे ब्लास्ट कर सकती है। 22 नवंबर 1988 में जब इसे दुनिया के सामने लाया गया था तो ये किसी फ्यूचर से कम नहीं था। इस फ्लाइंग विंग में इतनी टेक्नोलॉजी भरी थी कि इसे देखने वाले चौंक जाते थे। यानी कि इसमें 130 से ज्यादा अनबोर्ड कंप्यूटर हर एक एलिमेंट को कंट्रोल करते थे। B2 सिर्फ टाइम से आगे नहीं था, बल्कि ये किसी अलग ही टाइम लाइन में था, क्योंकि इस जहाज को कई तकनीकों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। जैसे शेप रडार को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई थी, मटेरियल्स ऐसे इस्तेमाल किए गए थे जो रडार एनर्जी को सोख लिया करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम को जैम कर देते थे। आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हो कि B2 दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में कितना छोटा था। यानी कि ये B-52 से 1000 गुना छोटा है, जिसे रडार स्क्रीन पर ढूंढना ऐसा था जैसे आसमान में एक कबूतर को ढूंढना। जब 17 जुलाई 1989 को B2 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी तो ये साबित हो चुका था कि इसकी इंजीनियरिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि ये असल में उड़ सकता था और काफी अच्छा उड़ता भी था। ये जैक नॉर्थरॉप के शुरुआती एक्सपेरिमेंट से लेकर 1980s की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का सपना था। B2 स्पिरिट सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि ये एविएशन के इतिहास का एक नया दौर था। अब इसके कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टेल्थ के अलावा बहुत ही भरोसेमंद हथियार था, जो दुश्मन के गहरे इलाकों में मिशन करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले अगर इसके लोड की बात करें तो ये 20 टन तक बम उठा सकता है, यानी कि 10 सोडान कारों को इसके पेट में आसानी से रखा जा सकता है, फिर चाहे वो भारी भरकम बंकर बस्टर जैसे हथियार क्यों ना हो। और तो और B2 को अमेरिका के न्यूक्लियर डिटरेंट स्ट्रेटेजी यानी कि एक ऐसा हथियार जिसके बारे में सोचकर कोई भी देश पहले हमला करने के बारे में 1000 बार सोचेगा, क्योंकि बदले में उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये नॉर्मल मिशन के लिए 8500 पाउंड तक GPS गाइडेड बम ले जा सकता है, यानी कि ये सही निशाना लगाने वाले बॉम्ब्स को ले जाकर एक ही उड़ान में 80 अलग अलग ठिकानों को निशाना बना सकता है। और अगर जरूरत पड़ती है तो ये स्पेशलाइज्ड वेपन्स जैसे GPU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस
पेनेट्रेटर भी छोड़ सकता है। 15 टन का ये बंकर बस्टर एक छोटा सा बिल्डिंग जैसा है जिसे तुम किसी और बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टनल्स को भी बर्बाद कर सकते हो। एयरफोर्स का कहना है कि चाहे तुम कितनी भी गहरी खुदाई कर लो, ये क्राफ्ट वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगा। और यहाँ से और भी इम्प्रेसिव चीज ये है कि B2 का रेंज एक टैंक फ्यूल में 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकता है, यानी कि ये न्यूयॉर्क से मॉस्को तक उड़कर जा सकता है और शायद रेड स्क्वायर के ऊपर कुछ राउंड भी लगाकर आ सकता है। और एयर रिफ्यूलिंग के साथ इसका रेंज दुनिया भर में कहीं भी पहुंच सकता है, यानी कि ये उस तरह का प्लेन है जो बिना बुलाए किसी की पार्टी में आ भी सकता है और जा भी सकता है, और वो भी किसी को पता चले भी। दरअसल B2 बॉम्बर ज्यादा ऊंचाई पर 901 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, यानी कि ये एक बॉम्बर है जो फाइटर जेट की तरह नहीं बल्कि चुपके से और आराम से नजदीक पहुंच के सब कुछ तबाह कर देता है, जो कि ऊंचाई में तकरीबन 50,000 फीट तक जा सकता है, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 2 गुना है। B2 को 2 लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें से एक होता है पायलट और एक मिशन कमांडर। दरअसल ये लोग सिर्फ B2 को उड़ाना ही नहीं जानते, बल्कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स और मिशन प्लानिंग सिस्टम को भी चला रहे होते हैं, जो इतने एडवांस होते हैं कि इन्हें दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग ही ऑपरेट कर पाते हैं, जिसका अगर GPS भी क्रैश हो जाए तब भी B2 अपना रास्ता नहीं भूलता। ये आसमान में सितारों को देखकर अपनी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा पुराने जमाने में समुद्र में नाव चलाने वाले करते थे। B2 हर मौसम में अपने आप चल सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए इसमें 2 सिस्टम को लगाया गया है, जिसमें सबसे पहला है टेरेन फॉलोइंग, जो B2 को जमीन के नजदीक उड़ते हुए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है, और दूसरा है टेरेन अवॉइडेंस, जो पहाड़ या किसी और चीज से टकराने से पहले ऑटोमेटिकली ही अपना रास्ता बदल देता है। B2 जैसे बॉम्बर को अपने फ्लीट में रखना काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर B2 की कीमत $2 बिलियन है, जिससे आप तकरीबन 30 से 50,000 लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो। लेकिन ये इतना महंगा कैसे है? तो देखो, इसमें टेक्नोलॉजी कटिंग एज है, जो एक ऐसा मटेरियल और सिस्टम है जो शायद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ओढ़ देने लायक उम्र में भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। दरअसल ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि ये एक एक्सक्लूसिव फैक्टर है, यानी कि ये दुनिया में अब तक सिर्फ 21 ही बनाए गए हैं, जिसका मेंटेनेंस भी काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इस पर रडार एब्जॉर्बिंग स्किन बार बार लगाई जाती है। आज का B2 उस वर्जन से कहीं ज्यादा एडवांस है जो 1990s में निकला था, जैसे अब वो वक्त के साथ जवान होता जा रहा है। तो क्या इतने डॉलर खर्च करके B2 बनाने का फायदा वाकई में मिलता है? इसे बनाने वाले मानते हैं कि B2 की यूनिक कैपेबिलिटी दुनिया में कहीं भी बिना पकड़े हुए स्ट्राइक करने की ताकत रखती है, तो उसके लिए ये कीमत सही है। लेकिन आपको एक बात बता दो कि कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उम्र से बच नहीं सकता, इसीलिए एयरफोर्स पहले से ही अगले मॉडल B-21 राइडर पर काम कर रही है। दरअसल B-21 सिर्फ बॉम्बर नहीं होगा, बल्कि ये इंटेलिजेंस जमा करने और नेटवर्क के जरिए स्मार्ट तरीके से ऑपरेशन करने वाला अगली जनरेशन का एक नया एयरक्राफ्ट बनेगा। दरअसल इस बॉम्बर को छोटा, सस्ता और मेंटेनेबल रखने की प्लानिंग की गई है, ताकि इसे ज्यादा नंबर्स में बनाया जा सके। वैसे आपको B2 बॉम्बर के बारे में क्या लगता है, और क्या तुम B-21 राइडर के बारे में और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल ज़ी नोवा को सब्सक्राइब जरूर कर लो।